Assalamu alaikum. So here we are for chemistry class. बच्चे पिछली क्लास से ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं। तो शुरू कर दी जाए। अब बात चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे और उसमें हमने लास्ट टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रिगार्डिंग दी थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे हमें ये पता लगा कि मुख्तलिफ रिएक्शंस मुख्तलिफ स्पीड से क्यों होते हैं, क्योंकि हर रिएक्शन को अपने रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक करने होते हैं रिएक्शन को चलाने के लिए, और मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स में बॉन्ड मुख्तलिफ अंदाज के हैं और उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी डिफरेंट है। तो अब जिन रिएक्शंस की एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ही कम है वो रिएक्शंस ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, और जिन रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा है वो इसको देर लगती है। तो अब इस लिहाज से हम कल ये सारी बात तो कर चुके थे आपसे, तो अब हम इसी की बेस पर आपसे बात करते हैं रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस on the basis of their velocity. तो रिएक्शंस को हम उनकी वेलोसिटी की बेस पर 3 टाइप्स पर डिवाइड करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस पर मुश्तमिल है। स्लो रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस और मॉडरेट रिएक्शंस। पहले बात कर लेते हैं स्लो रिएक्शंस की। रिएक्शंस which take very long interval of time for their completion, maybe days, weeks or months, are called slow reactions. अब हमने कैटेगरी बनाई ऐसे रिएक्शंस जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अच्छा, अब इसमें कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि कितना टाइम लेने वाले के लिए लफ्ज़ स्लो इस्तेमाल होगा और कितने टाइम लेने वाले के लिए स्लो इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये एक तरह से रफ़ और टेंटेटिव है, और वो टेंटेटिव ये है कि अगर कोई रिएक्शन 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम लेता है तो फिर हम उसे स्लो की कैटेगरी में डालते हैं। अब वो जितना ज़्यादा टाइम लेता है उतना स्लो हो गया। तो डेज़, वीक्स और मंथ मैंने इसलिए मेंशन कर दिया। ये रिएक्शन ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ ये वो रिएक्शन है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और इनके रिएक्टेंट्स अपना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी माँगते हैं कि वो एनर्जी प्रोवाइड करने में हमें इतना टाइम लग जाता है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ for these reactions is very high. तो इन रिएक्शंस की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी रिएक्शन की एग्जांपल्स कौन सी हैं? रस्टिंग और फायरन, लोहे को जंग लगना,
तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है। और आम तौर पर आयरन जो है अगर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में हो तो उसको हफ्तों लग जाते हैं पूरा रस्ट करके जंग खा के खत्म होने में। वेल यहाँ आ सकता है फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच plants, green leaves of plants, form glucose from carbon dioxide and water from the air in the presence of sunlight। ये अमूमन प्रोसेस कंप्लीट होते होते 24 घंटे लगते हैं, दिनों में कंप्लीट होता है। तो इसको भी हम इसमें लिख सकते हैं। और कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू डायमंड, कोयले का हीरा बनना, ये फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल तो नहीं है खैर, लेकिन बुक ने एग्जाम्पल दी है। एंड यस इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। तो ये 3 एग्जाम्पल काफी है। और बड़ी अहम बात आखिरी है, स्टडी ऑफ काइनेटिक्स ऑफ दीज रिएक्शंस इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे रिएक्शंस की काइनेटिक्स को स्टडी करना इसलिए बड़ा मुश्किल है कि इन्हें कंप्लीट होने में बहुत देर लगती है। तो नॉर्मल सरकमस्टांसेस में, देखिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सरकमस्टांसेस में स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जहाँ हम छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके एक सिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या पाकिस्तान का कोई छोटा मोटा स्कूल हो, प्रैक्टिकल्स के लिए अमूमन हम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते ना, और भी काम है। तो हम अमूमन ऐसे प्रैक्टिकल्स पिक करते हैं, ऐसी चीज़ों की स्टडी पिक करते हैं जो इस ड्यूरेशन में कंप्लीट हो सके। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो 2 दिन में कंप्लीट होगी, तो अब 2 दिन तक मुसलसल कोई बैठकर उस रिएक्शन को एनालाइज नहीं कर सकता। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो दैट्स वाई हमने कहा कि ये इतने स्लो रिएक्शन है कि इनकी काइनेटिक्स को स्टडी करना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल नहीं है। अच्छा भाई, अब इसका उलट कर लेते हैं। अब अगर कोई स्लो है तो कोई फास्ट भी होगा। अगेन हमने कोई पर्टिकुलर डेडलाइन या मार्क लाइन नहीं लगाई हुई है कि जो रिएक्शन इस टाइम से ज़्यादा लेगा या इस टाइम से कम लेगा तो वो फास्ट है। लेकिन वही बात है कि जो ग्रुप टेंटेटिवली बना है वो ये है कि कुछ रिएक्शंस हमने नोटिस किया ऐसे होते हैं कि वो इंस्टेंटेनियसली कंप्लीट हो जाते हैं। इधर आपने रिएक्टेंट्स मिलाए वो कंप्लीट, यानी अगर हम टाइम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है तो माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। यानी इसने तो 1 सेकंड भी नहीं लिया है कंप्लीट होने में। तो नॉर्मली ऐसे रिएक्शंस के लिए लव फास्ट रिएक्शन इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली अब अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट कर लीजिए चंद सेकंड लेता हो या चंद मिनट्स लेता हो तो वो भी इसी कैटेगरी में जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता। यानी आपने ज़हन में ये मत लाइएगा, क्योंकि बच्चे हैं ना, वो तो आप कहेंगे तो सर ने कहा 24 घंटे जो रिएक्शन ले वो स्लो है, तो और कोई 23 घंटे ले तो सर फिर उसको क्या कहेंगे? तो ये बचपने वाली बातें मैं इसकी वज़ाहत कर दूँ अगर किसी के दिल में ख़्याल आ भी रहा है। दुनिया में जितने भी रिएक्शन है, फ़र्ज़ कर लें 1 लाख रिएक्शन है, हमने उन सारे रिएक्शंस का टाइम ड्यूरेशन देखा, तो हमें क्या पता लगा, एक ऐसी कैटेगरी है जो 1 सेकंड से भी पहले कंप्लीट हो जाती है, और फिर एक ऐसी कैटेगरी है जिन्हें कंप्लीट होने में दिनों महीनों लगते हैं। और फिर एक ऐसी कैटेगरी है जो चंद आवर्स में कंप्लीट होती है। इसका मतलब है ऐसे रिएक्शंस या तो हैं ही नहीं या बहुत ही रेयर हैं जो 3 सेकंड लगे, जिनमें 10 सेकंड लगे, जो आप कहें अगर कोई रिएक्शन 3 मिनट में कम, ऐसे नहीं है। अगर तेज हैं तो फिर इतने तेज हैं कि 1 सेकंड से पहले हो जाएंगे। स्लो हैं तो इतने स्लो हैं कि फिर वो महीनों और दिनों में कंप्लीट होंगे। हाँ, दरमियानी टाइप के भी अगर रिएक्शन है तो फिर उनको भी घंटे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 3.5 मिनट में कंप्लीट हो जाए, कोई 2.5 मिनट में हो जाए, किसी को 25 सेकंड लगे, नहीं ऐसे नहीं है। दैट्स व्हाई खुद ब खुद 3 ग्रुप्स बन गए। जो सेकंड से भी पहले कंप्लीट हो जाए वो फास्ट, जो 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लेंगे वो स्लो, और जो कुछ घंटे लेंगे वो मॉडरेट। इस बिना पर ये मैं, वेल देयर विल बी एक्सेप्शंस, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन 99% रिएक्शन इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए हमें इन्हीं तीनों की बात करनी चाहिए। तो अब फास्ट रिएक्शंस हो गए रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट्स इंस्टेंट
instantaneously in, ये ब्रैकेट में लिख दें, इन मिली और माइक्रो सेकेंड्स। In a very short interval of time are called slow reactions. Sorry, अब होगा fast reactions. So reactions which completes instantaneously in milli or microseconds in a very short interval of time are called fast reactions. और ऐसा इसलिए है कि their energy of activation is very small. इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है। तो अब इनकी एग्जांपल्स में कौन है? रिएक्शंस बिटवीन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें आयंस इन्वॉल्व हो, कैटाइन और एनायंस, और जो पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में हो रहे हैं, उनमें ये खूबी है कि वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसे अब आपने तो अभी तक प्रैक्टिकल्स का एक्सपोजर नहीं मिला होगा, तो वो जो टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, HCl एसिड है और NaOH बेस, तो ये मिलकर बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ये एक आयनिक रिएक्शन की एग्जांपल है और ये बहुत ही इंस्टेंटेनियसली माइक्रो मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इधर भी हम यही जुमला लिखते हैं कि स्टडी ऑफ काइनेटिक्स of these reactions is very difficult. अब ये भी, इनकी भी काइनेटिक्स स्टडी करने में बहुत मुश्किल इसीलिए आती है कि ये रिएक्शन तो सोच से भी पहले कंप्लीट हो जाते हैं। तो आदमी क्या स्टडी करे और कैसे स्टडी करे? तो एक रिएक्शन इधर हमने रिएक्टेंट मिलाया और मिली सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो गया, तो अब ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी के वो रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो पता ही नहीं चला जब होने का, इतनी जल्दी हो गया। तो हम अगर काइनेटिक्स स्टडी करते हैं तो हमारे लिए आइडियल तरीन रिएक्शन वो होते हैं जो ना इतनी जल्दी कंप्लीट होंगे, हमें पता ही ना चले, और ना इतना टाइम ले कि हम बैठे रहें इंतजार ही करते रहें कि कब होगा। तो वो जो मॉडरेट वाले हैं वो असल में आइडियल रिएक्शन है फॉर द स्टडी ऑफ काइनेटिक्स। तो इधर भी काइनेटिक्स को स्टडी करना बेहद मुश्किल हो जाता है जब रिएक्शन इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो अब तीसरी और आखिरी कैटेगरी बन गई। तो नामों से ही अंदाजा हो रहा है कि आखिर ये क्या होगा। सो नंबर 3 इज मॉडरेट reactions. Reactions which are neither very fast nor slow but take moderate interval of time, which is few hours, for their completion are called moderate reactions. So reactions which are neither very fast nor slow but take moderate interval of time, few hours, for their completion are called moderate reactions.
इनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ना तो बहुत ही कम है और ना बहुत ही ज़्यादा है, यानी वो भी दरमियानी है। एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन for these reactions is not very large, is neither very large nor very small but moderate। अब इधर रिएक्शंस एग्जाम्पल है, रिएक्शंस ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, और ऐसे ही एक रिएक्शन की एग्जाम्पल है जिसे आगे हम तफसील से रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के तरीकों की एग्जाम्पल में भी पढ़ेंगे। वो ये कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक है, जिसमें फॉर्मूला लिखते वक्त हम जरा एटम्स को अलग अलग शो करते हैं बजाय इसके कि मिलाकर लिखें। तो ये कंपाउंड कहलाता है मिथाइल एसीटेट, CH3COO CH3। पानी के साथ इसका रिएक्शन हो तो ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं CH3COOH जो कि है एसिटिक एसिड, और CH3OH इसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। और यहाँ हम लिखेंगे स्टडी ऑफ काइनेटिक्स ऑफ दीज रिएक्शंस इज आइडियल। तो ये वो रिएक्शन है जिनकी काइनेटिक्स जो है वो आइडियल है टू स्टडी। ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन ऐसे ही रिएक्शन होते हैं जो ना इतनी जल्दी कंप्लीट हो कि हमें कुछ भी करने का मौका ही ना मिले, और ना इतने स्लो हो के बैठे इंतजार ही करते रहे। तो जो रिएक्शन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ये सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिन्हें आम तौर पर केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स के ज़रिए स्टडी कराया जाता है बच्चों को, ये सिखाने के लिए कि आप किस तरह किसी भी रिएक्शन का रेट निकालते हैं प्रैक्टिकली, क्या उसके लिए ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्या तरीका है। तो हम ऐसे रिएक्शंस को प्रेफर करते हैं जो हमें एक फेयर टाइम इंटरवल दे इत्मीनान से चीज़ों को समझने देखने के लिए। तो अब इसी की एग्जाम्पल, यानी ऐसे ही रिएक्शंस की एग्जाम्पल देकर अब हमारा जो अगला हिस्सा है, अगला टॉपिक है, वो है हाउ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली। तो अब ये उसूली तौर पर हमारे प्रैक्टिकल्स का हिस्सा होना चाहिए था ये टॉपिक, और होता रहा है इन पास्ट। लेकिन अब तो डबल मुसीबतें हैं, यानी पहले ये हुआ कि 8-10 साल पहले हमने प्रैक्टिकल्स के मार्क्स 25 से 15 कर दिए, तो ऑब्वियसली थोड़ा काम हल्का करना पड़ा। तो वरना ये तजवीज़ आई हुई थी कि ये प्रैक्टिकल में शामिल रहे, लेकिन ये नहीं हुआ बहरहाल। और अब तो और हो गया कि पता ही नहीं है, पिछले साल तो पेपर ही नहीं हुए, और इस साल जो अब तक की खबरें हैं उसके मुताबिक थ्योरी का पेपर तो लाजमन होना है, लेकिन शायद प्रैक्टिकल में फिर कोई उसका सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो पढ़ना पड़ेगा फिर से, अब कर नहीं सकते तो देखना ही पड़ेगा क्या है। तो एक टॉपिक हमारा है हाउ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रैक्टिकली हम किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और उसमें हम इन्हीं रिएक्शंस को एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं जो मॉडरेट हो, और हम जिस रिएक्शन को लेंगे वो ऑब्वियसली ये वाला होगा जिसकी एग्जाम्पल भी यहाँ लिखी है हमने। तो अब है हमारा टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो two types of methods are used। दो तरह के तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए। एक कहलाता है फिजिकल मेथड्स,
और एक कहलाता है केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड ज़्यादा मशहूर है और पहली प्रायोरिटी होती है क्योंकि वो ज़रा कम टाइम लेते हैं। और अगर फर्ज कर लें कोई ऐसा रिएक्शन सामने आ जाए जिसका रेट किसी फिजिकल मेथड से हम निकाल नहीं सकते, या जो फिजिकल मेथड उसके लिए इस्तेमाल होता है उसकी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, तो फिर सेकंड ऑप्शन के तौर पर हम केमिकल मेथड्स के पास आते हैं। तो बहरहाल इस वक्त हमें दोनों ही के बारे में जानना है, दोनों ही के बारे में पढ़ना है। तो पहले बात कर लेते हैं फिजिकल मेथड्स की। तो इन फिजिकल मेथड्स की डेफिनेशन या इनका मतलब ये है कि ऐसे तरीके जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए रिएक्शन के दौरान जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है उसे मेजर करते हैं। क्या बात हुई? तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बहुत सी एग्जांपल है जिनकी मदद से ये समझाना है। तो इन दीज मेथड्स द रिएक्शन इज followed by measuring change in some physical property of reactant or products। तो ये वो तरीके हैं जिसमें हम किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की चेंज को मेजर करते हैं और उससे इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अब ये क्या बात हुई? तो आइए जरा पहले समझाते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छी बात क्या है, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के हम किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं उसमें जो केमिकल और फिजिकल मेथड्स में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, ठीक है ना? तो हमने किया ये है कि एक कंप्लीट एग्जांपल केमिकल रिएक्शन में डिस्कस की है, जबकि फिजिकल मेथड्स में हमने कोशिश ये की है कि सिर्फ आपको उन तमाम फिजिकल मेथड्स के नाम बताएं और उन तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम बताएं जो इस मेथड में इस्तेमाल होती हों, जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। डिटेल ना बताएं, डिटेल फिर केमिकल मेथड में एक ही दफ़ा बता दें। अच्छा, तो मैं पूरा बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ। पहली बात ये कि हम सबको याद है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने आपसे कहा था कि उसकी डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ-साथ किसी भी रिएक्शन में किस तरह रिएक्टेंट कम और प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा होता है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, एक बात। दूसरी बात ये थी कि रेट ऑफ रिएक्शन चूँकि टाइम के साथ-साथ चेंज होता है। मैंने आपसे कहा था हर रिएक्शन शुरू होता है तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड मैक्सिमम होती है, एंड जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है ये रेट डिक्रीज़ होता जाता है। इसलिए जब कोई चीज़ एक ही स्पीड से ना हो रही हो बल्कि उसकी स्पीड बार-बार चेंज हो रही हो, तो हमने आपसे कहा था कि ऐसी चीज़ों की काइनेटिक्स को समझने के लिए हम या तो एवरेज यूज़ करते हैं या फिर इंस्टेंटेनियस यूज़ करते हैं। तो हमने उस वक़्त भी आपसे कह दिया था कि हम इस चैप्टर में एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज निकालने के लिए हम ये करते हैं कि एक रिएक्शन शुरू किया, हमें अंदाज़ा, ज़ाहिर-सी बात है कोई रिसर्च तो नहीं कर रहे होंगे ना, हम तो स्टूडेंट केसेस से स्टडी कर रहे होंगे, तो उस रिएक्शन को उससे पहले भी पता नहीं कितने लोगों ने स्टडी कर लिया होगा, तो उन्होंने हमें बता दिया कि ये रिएक्शन फ़र्ज़ कर लें कंप्लीट होने में 2 घंटे लेगा। तो अब 2 घंटे के इस रिएक्शन की आपने काइनेटिक्स स्टडी करनी है। हम क्या करते हैं,
हम ये कहते हैं कि इस 2 घंटों के दौरान कितने मिनट हुए? 120 मिनट। कितने सेकंड हुए? 120 मल्टीप्लाई बाय 60। और मैंने आपसे कहा था रिएक्शन एक-एक सेकंड में भी कई दफ़ा चेंज हो जाता है। उसकी स्पीड इतनी तेज़ी से चेंज होती है कि वो 1 सेकंड में भी कई दफ़ा चेंज हो जाती है। तो अब 2 घंटों के दौरान तो पता नहीं कितनी दफ़ा उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तो अगर बैठेंगे तो हज़ारों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल आएँगी। तो क्या तरीका है कि एवरेज लें। एवरेज लेने का स्टाइल क्या है? बिल्कुल वही मैंने उसको क्रिकेट के मैच की एग्ज़ाम्पल दी थी। मैंने आपसे कहा था कि क्रिकेट के मैच में भी ऐसे होता है कि टी20 हो रहा हो, तो उसमें 20 ओवर का मैच है। 20 ओवर में 120 गेंदें कराई जाती हैं, अगर कोई नो बॉल, व्हाइट बॉल ना हो तो। तो 120 बॉलों में हर बॉल के बाद रन रेट थोड़ा-थोड़ा चेंज हो रहा होता है। तो अब किया क्या जाता है, मैच की ओवरऑल रन रेट या तो निकाली जाती है या फिर वो जो आप मैच के दौरान एक ग्राफ देखते हैं ना, उसमें ओवर वाइज़ होता है। पहले ओवर के एंड पे कितने रन बन गए, दूसरे ओवर के एंड में, तो उन्होंने ओवर वाइज़ 20 ओवर की रन रेट निकाल कर आपको दिखा दी, तो आपको पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि बैटिंग करने वाली टीम ने शुरू में स्लो खेला था या शुरू में फ़ास्ट थे, बाद में स्लो हो गए, सारी बातें चल गई। तो हम भी कुछ इसी तरह कर रहे हैं। अब हम 2 घंटे में हर सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो थोड़ी निकालने बैठ जाएँगे। तो हमने क्या फैसला करना होता है, हम अपने टोटल टाइम के पैचेज़ बना लेते हैं, ओवर्स बना लेते हैं। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी रीडिंग्स ले सकते हैं। तो अमूमन किया ये जाता है कि 15-15 मिनट के टाइम स्लॉट्स बनाए जाते हैं कि हम रिएक्शन शुरू करेंगे और फिर 15 मिनट के बाद चेक करेंगे कि कितना रिएक्टेंट कम हो गया। फिर 15 मिनट के बाद चेक करेंगे, फिर 15 मिनट, यानी 15-15 मिनट के बाद चेक करेंगे कि रिएक्शन की सिचुएशन क्या है। तो 1 घंटे में 4 दफ़ा रीडिंग हो जाएगी और 2 घंटे में 8 दफ़ा। तो इसका मतलब है पूरे रिएक्शन के दौरान हम 8 दफ़ा ये चेक करेंगे कि अब कितना रिएक्टेंट कम हो गया है या कितना प्रोडक्ट बढ़ गया है। तो ये जो 8 रीडिंग्स हमारे पास आएँगी, इनकी मदद से फिर हम एवरेज निकालेंगे। तो अब वो 8 रीडिंग्स लेने के बाद एवरेज कैसे निकाला जाएगा? ये फिज़िकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों में सेम तरीका है। तो वो डिटेल हम आपसे बाद में शेयर करेंगे केमिकल मेथड्स के दौरान। फिलहाल हम आपको सिर्फ़ ये बताएँगे कि हाउ 8 रीडिंग्स वुड बी टेकन बाय एनी फिज़िकल मेथड और बाय एनी केमिकल मेथड। रीडिंग्स कैसे लेनी है? भई एक रिएक्शन शुरू हो गया, तो आपको कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नज़र थोड़ी आ रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि 15 मिनट के बाद आपने जो रिएक्शन शुरू किया था, तो आपने फ़र्ज़ कर लें रिएक्टेंट जो है वो 5 मोल लिया था। अब 15 मिनट के बाद उस 5 मोल में से कितना कम हो गया, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमने ये देखिए आपको हिंट दिया। हमने कहा हर रिएक्शन के दौरान कोई ना कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है जिसे हम देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। हम उसकी मदद से ये इनडायरेक्टली हिसाब लगाते हैं कि अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी चेंज हुई है तो अमाउंट कितना चेंज हुआ। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आइडिया दिलाने की कोशिश करूँ, तो वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि आपने एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े, गुज़र के आया भी आप। अगर आपको याद हो तो हर रिएक्शन के या तो एक्सो होता है या एंडो होता है, तो उसके आखिर में आप लिखते हैं डेल्टा एच की वैल्यू कि इस रिएक्शन में इतनी हीट इवॉल्व हुई। तो यूनिट क्या होता था? किलो जूल पर मोल। याद है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी, तो उसके लिए आप लिखते थे 394 किलो जूल पर मोल माइनस के निशान के साथ, कि अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो 394 किलो जूल की एनर्जी इवॉल्व होगी। अगर आधा मोल बनेगी तो सर 394 को आधा कर दे। भाई 394 तो 1 मोल के लिए है ना, तो हाफ मोल के लिए उससे आधी होगी। अगर सिर्फ 0.1 मोल बनेगा, इस एनर्जी को भी उस हिसाब से कम कर देंगे। इसका मतलब है जो हीट इवॉल्व होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, उसका अमाउंट कितना है। तो एक तरीका ये होता है कि हम एक रिएक्शन करवाएं और अपने एपरेटिस की मदद से ये हिसाब लगाएं कि 15 मिनट के दौरान कितनी हीट इवॉल्व हुई या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, और उस अमाउंट ऑफ हीट से ये कैलकुलेट करें कि अगर इतनी हीट निकली है या इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है तो कितना रिएक्टेंट कम हुआ होगा या कितना प्रोडक्ट ज़्यादा। इसी तरह देयर आर अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनमें चेंज को हम मेजर करते हैं और उससे हिसाब लगाते हैं कि रिएक्शन में क्या तब्दीली आई। तो हमें इन तमाम तरीकों के सिर्फ नाम आपके साथ शेयर करने हैं, इनकी डिटेल नहीं। तो हम थोड़ी-थोड़ी डिटेल हर एक में बता देंगे, लेकिन टेक्निकली ये हिस्से में किताब वालों ने आपसे कहा है you just have to know the names of the method and the property which is being measured in this particular method। इम्तिहान में भी सवाल इसी तरह आता है, किसी की डिटेल नहीं आती। तो आइए ज़रा देखें वो कौन है।
Examples of few physical methods are। तो अब हमारे कॉलम बन जाए, एक में आ जाए नाम इस बात का कि फिजिकल मेथड कौन है, और एक में आ जाए इस बात का कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो उस मेथड के दौरान हम मेजर कर रहे हैं वो कौन सी है। ये हो गया जनाब। तो जो हमारा पहला तरीका है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड, रिफ्रैक्टोमीट्री भी कहा जाता है शॉर्ट में, या रिफ्रैक्टोमेट्री। अब इसके नाम से शायद आपको खुद भी अंदाजा हो रहा हो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रही है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस प्रैक्टिकल में होता ये है कि हमारे पास एक एपरेटस है जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। अच्छा, जो भी रिएक्शन होगा जिसकी भी हम केमिकल काइनेटिक्स निकालेंगे, बहुत शुरू में मैंने आपसे कहा था हम प्रेफर करते हैं कि रिएक्शन जब हम करवाएं तो वो सोल्यूशन की फॉर्म में हो। जो भी रिएक्टेंट है उसे पानी में डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाएं और फिर रिएक्शन करें तो हमें आसानी रहती है। तो इस रिएक्शन में भी यही डिमांड है। तो अब फर्ज कर लीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट हैं और हम उनका इनिशियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि हम एक टेस्ट ट्यूब में अपने रिएक्टेंट्स लेते हैं, उन्हें रिफ्रैक्टोमीटर में रखते हैं, डायल पे लिखा हुआ आ जाता है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी देर लगी, मुश्किल से 5 सेकेंड। अब हमने रिएक्शन शुरू किया, 15 मिनट के बाद हम फिर चेक करेंगे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया। अब ऐसी बात है रिएक्टेंट्स कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में गए हैं, तो जब रिएक्टेंट कम हुआ है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो गया। हमने नोटिस किया अच्छा अगर इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ है तो इसका मतलब है इतना रिएक्टेंट कम हो गया। मिसाल के तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था फर्स्ट कर ले 1, और 15 मिनट के बाद वो हो गया 0.9। 1 से 0.9 का मतलब है 10% कम हो गया। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन थी वो भी 10% कम हो गई। इस तरह हम ये हिसाब लगाते हैं। मैंने एक बड़े सिंपल अंदाज से बताया कि अब हम हर 15 मिनट के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे और हिसाब लगा लेंगे कि कितना रिएक्टेंट कम हो गया। अब आपको ही पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन चीज़ों का होता है जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिसमें से लाइट रिफ्रैक्ट हो सके। तो अगर फर्ज कर लीजिए हमारे रिएक्शन में ऐसा नहीं है तो फिर ये तरीका इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये तरीका सारे रिएक्शंस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये सिर्फ उन रिएक्शंस में इस्तेमाल हो सकता है जिसमें रिएक्टेंट ट्रांसपेरेंट था, प्रोडक्ट नहीं था। तो एक ट्रांसपेरेंट चीज़ जब नॉन ट्रांसपेरेंट में चेंज होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। तभी ये तरीका इस्तेमाल हो सकता है। तो जिन सिलेक्टेड रिएक्शन में ये तरीका इस्तेमाल हो सकता है, हम उन्हीं में ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। और जब ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो फिर कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे। तभी तो हमने इतने सारे फिज़िकल मेथड बनाए हैं, वरना एक ही काफ़ी था। तो हर फिज़िकल मेथड एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ रिएक्शंस में इस्तेमाल हो सकता है, हर रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए हम रिएक्शन की नेचर देखते हैं, उसके रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि इसके लिए कौन-सा तरीका सूटेबल है। तो पहला तरीका हो गया जिसमें आपने कहा रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा तरीका ये कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, और ये है इसमें हम नोट करते हैं अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन और emission of ultraviolet और इंफ्रारेड रेडिएशन। अब ये तरीका ऐसा है जिसके बारे में अभी फ़िलहाल आप इतना नहीं जानते,
मतलब इसमें जो भी मैंने कहानी लिखी है, चैप्टर 3 जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें इसके बारे में तज़किरा है। हम आपको थोड़ा-सा बता देते हैं। लाइट, रोशनी 2 तरह की होती है। एक को कहते हैं विज़िबल और एक को कहते हैं इनविज़िबल। विज़िबल का मतलब वो रोशनी है जिसके मुख्तलिफ़ कलर होते हैं, जो रेनबो में हमें नज़र आते हैं, वो नज़र आते हैं। और कुछ र रोशनी वो होती है जो हमें नज़र नहीं आती। जो अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, ये नज़र नहीं आती। अच्छा, इन एनर्जीज़ ये जो रेडिएशंस हैं, रिएक्शंस में मुख्तलिफ केमिकल्स इन रेडिएशंस को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और कुछ इस इन रेडिएशंस को एमिट करते हैं। हमारे पास एक एपरेटस होता है, इसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। वो ये मेजर कर लेता है कि कौन-सा सब्सटेंस कितनी हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है या कितनी हीट एमिट कर रहा है, कितनी लाइट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है या कितनी लाइट एमिट कर रहा है। तो उसकी वजह से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कितना रिएक्टेंट कम हो रहा है और कितना रिएक्टेंट ज़्यादा हो रहा है। ज़रा-सा एडवांस मेथड है, मगर बहुत ही कॉमन मेथड है। तो स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके हम बहुत बड़ी कैटेगरी के रिएक्शंस को बड़े आसानी से एनालाइज़ कर लेते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए और दोनों में आपको सिर्फ़ ये चीज़ याद रखनी है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। हाँ, मैं सिर्फ़ ये इत्मीनान के लिए कि बात अच्छी तरह समझ आ जाए, अल्फ़ाज़ कुछ ऐसे हैं, तो थोड़ी-थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन हमने सिर्फ़ यही याद रखना है। तो ऐसे अभी 5 और नाम हमें पढ़ने हैं, इसी को इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे और फ़िलहाल ये आपसे मैं स्लाइड्स भी शेयर कर लूँगा और यहीं से इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब एक आखिरी बात मैं जिसकी वजह से इसको बीच में से छोड़ रहा हूँ, वो ये है कि हमारा टेस्ट आएगा थर्सडे को। तो याद रखिएगा, मंडे को हमारी क्लास है, तो अब हम मंडे तक जो पढ़ा लेंगे फिर उसी को इंशाअल्लाह टेस्ट में देंगे। तो मंडे को हम अनाउंस करेंगे टेस्ट टॉपिक फाइनल, लेकिन